कि हमें अभी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये है कि अगले महीने हमारे त्योहार शुरू हो जाएँगे और दूसरी इश्यू ये है कि मौसम बदल रहा है, ठंड के कारण वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। वैक्सीन के ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं, एम्स में भी है। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है वो कि प्रोडक्शन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसकी प्रायोरिटाइज़ेशन कैसे करेंगे। पहले यही माना जाता था कि कोविड जो है मेनली लंग प्रॉब्लम है। अब हम ये जानते हैं कि और ऑर्गन्स में भी ये असर कर सकते हैं, चाहे हम हार्ट की बात करें, ब्रेन की बात करें या आंतड़ियों की बात करें। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि अब थोड़ा-सा डाउनफॉल दिखने लगा है, लेकिन क्या कम होने की शुरुआत है या आने वाले दिनों में ये बढ़ेंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, मामले लगातार बढ़ रहे थे, 90,000 से ज़्यादा हो गए थे, अब थोड़े कम हुए हैं, तो क्या समझा जाए कि पीक आ चुका है या आके जा चुका है या आने वाला है सर? अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमारे आंकड़े बढ़ रहे थे। अब कुछ हद तक स्टेबलाइज़ हुए हैं कि नंबर्स जो हैं एक स्थिर हुए हैं, दिल्ली में भी, और अगर हम पूरे देश की बात करें। अगर यही ट्रेंड रहता है अगले 10 दिन, 2 हफ्ते के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो है एक टाइप का कर्व फ्लैटन हो गया है, पीक आ चुका है और फिर आस्ता-आस्ता केस कम होने चाहिए। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिन और ये ट्रेंड जो है सस्टेनेबल रहना चाहिए। हमें ये पता है कि हम पुराने एक्सपीरियंस से कि कभी कुछ दिन के लिए केसेस कम होके फिर एकदम बढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अभी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 और कारण हैं जिसके लिए केसेस बढ़ने का हमें डर है। एक तो ये है कि अगले महीने हमारे त्योहार शुरू हो जाएँगे, फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाएगा। दुर्गा पूजा है, दुशहरा है और कई त्योहार हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और अगर लोग अपना ध्यान नहीं रखें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, सब क्राउड हो जाएगा, तो केसेस फिर बढ़ने का डर है। और दूसरी इश्यू ये है कि मौसम बदल रहा है, इस मौसम में ठंड के कारण वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये अगले महीने हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ये हम सतर्क रहें, तो केसेस नहीं बढ़ेंगे और आस्ता-आस्ता कम होने शुरू हो जाएँगे। सर, इसका एक और सवाल ये हो सकता है कि क्या आने वाले दिनों में हम सेकंड वेव देख रहे हैं? अगर अभी केसेस कम हो रहे हैं, धीरे-धीरे आप कह रहे हैं और कम हो गया और अगले महीने अगर त्योहार है, तो क्या सेकंड वेव की तरफ हम बढ़ेंगे सर? तो ये अभी कहना मुश्किल है। अगर केसेस कम होके कुछ टाइम कम रहें और फिर बढ़ना शुरू होए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड वेव आ सकती है। अभी तो पहली जो केसेस बढ़ रहे थे, वो सब्सटैंशियली कम होने चाहिए, तभी हम आगे सेकेंड वेव की बात कर सकते हैं। जैसे हमने दिल्ली में देखा कि केसेस कम हो गए थे, फिर कई हफ्तों भर केसेस कम रहे, 1000 के आसपास केस रहे, 1000 से कम भी हो गए, फिर बढ़ने शुरू हुए। तो उस टाइप का अगर हम पूरे देश में भी इस टाइप का एक पैटर्न देखें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे फिर एक सेकंड वेव भी आ सकती है। सर, एक सवाल ये भी है कि री-इन्फेक्शन के केसेस भी आने लगे हैं, तो क्या एंटीबॉडीज़ ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं रह रही या एंटीबॉडीज़ बन नहीं पा रही? कैसे आप इसको देखते हैं सर? तो अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में भारत में भी और हांगकांग से और यूएस से भी री-इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये कंफर्म री-इन्फेक्शन के केसेस हैं। हुँ, ये भी हम जानते हैं कि जो कोविड-19 के केसेस हैं, उनमें एक बहुत वेरिएशन है। हमारे कुछ तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको पता भी नहीं होता कि उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ होती है, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। ये भी माना जाता है कि जिनको माइल्ड डिज़ीज़ है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी बॉडी में इतना इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, और हो सकता है कि उनमें कम एंटीबॉडीज़ बनती हों, जो जल्दी ही कम हो जाती हैं कुछ समय के बाद, और उनको री-इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इस पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें सामने आती हैं कि एक, कि आपको जब री-इन्फेक्शन होता है तो क्या वो माइल्डर फॉर्म का होगा या मोर सीवियर फॉर्म का होगा, और उसमें फिर हमें कितनी प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। दूसरा यही है कि इसका वैक्सीन के साथ कितना इम्प्लीकेशन है, कि वैक्सीन भी कितनी टाइप की इम्यूनिटी, कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देगी और कितनी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देगी, और उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं। तो ये 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जैसे-जैसे और इसमें रिसर्च होगी कि री-इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, किस ग्रुप में हो रहा है, उसमें किस टाइप का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, तो ये हमें ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान हो पाएगा। सर, इस जगह से अब अगर आप देखें तो जो जिस तरह के नंबर्स आए हैं, तो आपको लगता है कि आगे और नंबर बढ़ेंगे? हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं संक्रमित मरीज़ों की संख्या में। तो क्या अभी आगे और नंबर बढ़ सकते हैं? आपको लगता है कि हम शायद नंबर 1 चले जाएँ, यूएस को पीछे कर दें? तो देखिए, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, तो हमारा नंबर बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है।
हमारी जनसंख्या अगर हम देखें तो कई यूरोप के देशों को मिला के हमारी जनसंख्या बनती है। हम ये कहते हैं कि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड करते हैं, मतलब हर साल हमारे जनसंख्या इतनी बढ़ती है कि एक पूरी ऑस्ट्रेलिया, एक पूरी कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारे नंबर्स हमेशा ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर हम देखें केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, जो मुझे लगता है बेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, तो हमारी नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ये बात सही है कि एब्सोल्यूट नंबर में हम बढ़ेंगे और हो सकता है कि एक टाइम पे हम यूएसए को भी पार कर पाएँ। सर लंग्स पे ज़्यादा असर कर रहा है सर, कई लोगों की लंग पंक्चर हो जा रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं सर? कितना खतरनाक हो सकता है? जो संक्रमित हो गए हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड हैं, उनके लिए भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? तो हम ये देख रहे हैं कि पहले ये माना जाता था कि कोविड जो है मेनली लंग प्रॉब्लम है। अब हम ये जानते हैं कि और ऑर्गन्स में भी ये असर कर सकते हैं, चाहे हम हार्ट की बात करें, ब्रेन की बात करें या आंतड़ियों की बात करें। लेकिन मेन इसका जो फोकस है वो अभी भी फेफड़ों पे है, लंग्स पे है। और पहले ये देखा जा रहा था कि लोग रिकवर कर जाते थे, लेकिन अब जब हम लोगों को फॉलो करते हैं तो ये भी देखने में आया है कि कई लोगों में लंग्स में स्कारिंग रह जाती है। आपको कोविड से निमोनिया हुआ, तो निमोनिया जब ठीक हुआ तो कुछ लोगों में निमोनिया का ज़ख्म रह गया, जिससे लंग की कैपेसिटी कम हो गई और उसके कारण आपकी ऑक्सीजन जो है, जो लंग का काम है वो कम हो जाता है कि ऑक्सीजन हवा से लेने का जो उसका फंक्शन है। इससे लोगों में कभी कई ज़्यादा सीवियर हो तो ऑक्सीजन घर पे लेनी पड़ती है, या थोड़ा-सा चलने पे साँस चढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस है, ये अब देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे अब केसेस ज़्यादा हुए हैं और लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कई पेशेंट्स में, स्पेशली जिनको ज़्यादा सीरियस इलनेस है, कई दफ़ा उनके लंग में जो स्कारिंग होती है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, और इनको फिर बाद में जो हम कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ जाती है और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे-जैसे केसेस बढ़ेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ेगी और इन लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सर एक आखिरी सवाल ये कि वैक्सीन को लेकर आप किस तरह देखते हैं सर? क्या आपको लगता है कि इस साल अंत से या उससे पहले कोई वैक्सीन आने की संभावना है? क्योंकि आपके एम्स में भी क्लिनिकल जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स हुए थे। वैक्सीन के ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं, एम्स में भी है, 2 वैक्सीन ट्रायल एम्स में चल रहे हैं। अब पूरे देश में कई सेंटर्स में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है वैक्सीन की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है, उसमें कितनी इम्यूनिटी वो दे रही है जो जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगी है। उसके बाद हम लार्ज स्केल लोगों में टेस्ट करके देखेंगे कि कितनी प्रोटेक्शन वो दे रही है, क्योंकि वैक्सीन एक तो हो गया कि सेफ़ है, दूसरा हो गया कि वो इम्यूनिटी दे रही है, मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद जो अगला स्टेप है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। जब आपको एक्सपोजर हुआ, किसी कोविड इन्फेक्शन के साथ आपको एक्सपोजर हुआ, तो वैक्सीन ने आपको कितनी प्रोटेक्शन दी, 100% प्रोटेक्शन दी, 50% प्रोटेक्शन दी। ये जो डेटा जब आएगा तभी फिर हम वैक्सीन को आगे ले जा पाएंगे, और ये डेटा आने में अभी 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है वो कि उसको, अगर वैक्सीन हमारे पास आ भी गई, तो उसकी मास स्केल प्रोडक्शन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जिससे जो जिन लोगों को हम ज़रूरत है वैक्सीन की उन सबको मिल पाए, उसकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ये मानना है कि या सब कुछ ठीक रहा तो साल के एंड तक या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक वैक्सीन जो है वो हमारे पास आ पाएगी। सर जाते-जाते सर, सिर्फ क्योंकि डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया भी सर इस मौसम में आने लगे हैं और आपके अस्पतालों में भी केस आ रहे हैं, तो इसको लोग कैसे, मतलब इससे सावधानी रखें? क्योंकि कोरोना के साथ-साथ ये भी अब आने लगा है, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या सलाह देंगे और किस तरह के केसेस आप देख रहे हैं सर? तो ये हम देख रहे हैं और को-इन्फेक्शन भी देख रहे हैं कि किसी को कोविड भी है और साथ में फिर डेंगू भी हो गया, और इसका मैनेजमेंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कोविड के लिए हम दवाई देते हैं जिससे खून पतला हो, क्लॉटिंग ना हो, और हमें पता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं जब आपस में हो जाती हैं तो उसमें फिर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि डेंगू मलेरिया ना फैले, और हमें पता है कि ये बीमारी मच्छरों से फैलती है। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने घर में, अपनी लोकेलिटी में ये देखें कि पानी ना इकट्ठा हो, मॉस्कीटो ब्रीडिंग ना हो, चाहे छत पे टैंकी हो, चाहे घर के बाहर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो, या गमलों में पानी हो, या फ्रिज के नीचे पानी हो, उसको आप बिल्कुल कलेक्ट ना होने दें।
डर के मारे लोग जो हैं वो इंस्पेक्टर्स को अंदर नहीं आने देते, फ्यूमिगेशन नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझें कि अगर हमारे लोकेलिटी में डेंगू भी हो गया और कोविड भी चल रहा है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो और एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।